नमस्कार दोस्तों, एनी बुक में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ हम किताबों के ज्ञान को आसान, रोचक और प्रभावशाली तरीके से आपके सामने पेश करते हैं। जहाँ हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी, हर विचार आपकी सोच को बदल सकता है और हर शब्द आपकी जिंदगी में मूल्य जोड़ने के लिए है। यदि आप सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और किताबों की शक्ति को समझना चाहते हैं, तो एनी बुक आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आपको सच में जानने की जरूरत है, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इंतजार करें और उसे असली ज्ञान में बदल सकें। आज हम एक बहुत बड़े लर्निंग जर्नी के लिए तैयार हो रहे हैं और ये उस विषय के लिए समर्पित है जो मुझे लगता है कि आधुनिक तकनीक में सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला टॉपिक है, हैकिंग। जब आप ये शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग तुरंत सनसनीखेज अवैध गतिविधियों की तस्वीरें अपने दिमाग में बना लेते हैं, लेकिन आज हमारा मिशन है कि हम हॉलीवुड वाली छवि से बहुत आगे निकल जाएं। हम एक्सप्लॉयटेशन के मूलभूत कॉन्सेप्ट्स में एक पूरी गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंस शुरू करने जा रहे हैं। हम कम लेवल प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर से लेकर जटिल नेटवर्क मैन्यूवर्स तक की असली तकनीकी बुनियाद में गहराई से उतरने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। और हम साइबर सिक्योरिटी में एक निर्णायक और मानक किताब के इंस्ट्रक्शनल फ्लो का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसे एक एजुकेशनल करिकुलम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। करिकुलम, मुझे ये पसंद आया। हाँ, हम फिलॉसफी से शुरू करते हैं, फिर मेमोरी और ओवरफ्लो के कोर मैकेनिक्स से आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल में जाते हैं और अंत में एडवांस्ड क्रिप्टोग्राफी और कुछ काउंटर मेजर्स के साथ खत्म करते हैं। तो हमारा लक्ष्य आपके लिए, सुनने वाले के लिए, सिर्फ इन टॉपिक्स का सारांश नहीं देना है, बिल्कुल नहीं, बल्कि कंप्यूटिंग के कोर नियमों की पूरी फाउंडेशनल समझ देना है, ताकि आप उन नियमों के आश्चर्यजनक और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले एप्लीकेशंस को पहचान सकें। और यही वो सिद्धांत है जिसकी ओर हम इस पूरे गहन विश्लेषण में बढ़ रहे हैं। हम जिस भी सिक्योरिटी होल की बात करेंगे, हर वल्नरेबिलिटी अपने मूल में एक खामी है या एक चूक है, ओरिजिनल सिस्टम डिजाइन में एक चूक। हम ये जानने जा रहे हैं कि ये चूकें क्यों होती हैं और वे अनइंटेंडेड एग्जीक्यूशन पाथ कैसे उपलब्ध कराती हैं। सही कहा। और नियमों को इतनी गहराई से समझना कि आप अनुमान लगा सकें कि डिजाइनर कहां चूक गया। यही है एक्सप्लॉयटेशन की कला। ठीक है, आइए इस टर्म हैकिंग को खोलकर समझें। अगर हमें एक्सप्लॉयटेशन की कला की बात करनी है तो हमें आर्टिस्ट को फिर से परिभाषित करना होगा। हमें करना ही पड़ेगा। हैकिंग मूल रूप से किसी दिए गए सिस्टम के नियमों और गुणों के अनइंटेंडेड इस्तेमाल को ढूंढना है, आमतौर पर किसी समस्या को हल करने के लिए। यह एक तरह की सुंदरता और बुद्धिमत्ता की खोज है, एक बौद्धिक खोज। बिल्कुल। सोर्स मटेरियल इस अंतर को पूरी तरह स्पष्ट करता है। हैकिंग का सार है चतुर, काउंटर इंट्यूटिव समाधान ढूंढना। सबसे महत्वपूर्ण गुण दुष्टता नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी है। और ये दोनों तरफ लागू होता है ना? आपका क्या मतलब है? देखिए, ये उतना ही लागू होता है एक प्रोग्रामर के लिए जो कोड को कुशलता से लिखने का आविष्कारशील तरीका ढूंढता है, जितना एक सिक्योरिटी रिसर्चर के लिए जो वल्नरेबिलिटी ढूंढता है। ये कहने का बहुत सही तरीका है और यहीं से ये डायनामिक वाकई दिलचस्प हो जाता है। हाँ, सुंदर कोडिंग और चतुर एक्सप्लॉयटेशन के बीच का कनेक्शन। सही कहा। सिस्टम बनाने वाला और खामी ढूंढने वाला दोनों ही सिस्टम के नियमों का इस्तेमाल बहुत आविष्कारशील तरीके से करते हैं। एक का लक्ष्य कुशलता है, क्लीन मिनिमलिस्ट कोड, जिसे प्रोग्रामर एक्सर एलिगेंस कहते हैं, और दूसरा उसी बौद्धिक टूलकिट का इस्तेमाल सिक्योरिटी उपायों को बाईपास करने के लिए करता है। बिल्कुल। जब हम वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं तो हमारा मतलब है कंप्यूटर के नियमों का ऐसे तरीके से इस्तेमाल करना जिसे डिजाइनर्स ने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन प्रोग्रामिंग हैक्स भी मूल रूप से वही चीज है, मूल रूप से समान। हाँ, वे नियमों का आविष्कारशील इस्तेमाल करते हैं ताकि कम कोड लाइनों में कुशलता हासिल करें या समस्या हल करें। क्लेवर सॉल्यूशन की सुंदरता के लिए यह बौद्धिक सराहना ही असल में हैकर नेचर को परिभाषित करती है। मुझे लगता है कि यहां क्लासिक एनालॉजी बहुत अच्छी है।
भूल भुलैया, भूल भुलैया। हाँ, हैकिंग ऐसी है जैसे आपको एक बहुत सिक्योर भूल भुलैया दी जाए। आप दीवारें तोड़कर नहीं निकल रहे, नहीं, आप ब्लूप्रिंट देख रहे हैं। आप ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन के नियमों को इतनी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि आर्किटेक्ट द्वारा न देखा गया एकमात्र रास्ता ढूंढ लेते हैं। नहीं, हमें इस बौद्धिक खोज को रियलिटी में लाना होगा, क्योंकि क्लेवर सॉल्यूशन ढूंढने का यह जुनून अक्सर कानूनी ढांचों से सीधे टकराता है। हाँ, टकराता है। और वे ढांचे तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलने में संघर्ष करते हैं। यह टकराव एक काफी बड़ा लीगल ग्रे जोन पैदा करता है और अक्सर जरूरी रिसर्चर और संभावित अपराधी के बीच की रेखा धुंधली कर देता है। हम इसे डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट यानी डीएमसीए में 1998 में अमेरिका में बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं। डीएमसीए स्पष्ट रूप से अवैध बनाता है ऐसी टेक्नोलॉजी में ट्रैफिक करना या सिर्फ चर्चा करना भी, जो इंडस्ट्री के कंज्यूमर कंट्रोल्स को बाईपास करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और यह कानून सिर्फ चोरों को सजा देने के लिए नहीं लिखा गया था। साफ बात करें तो इसे सिक्योरिटी रिसर्च और वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर को दबाने के इरादे से लिखा गया था। हमारे सोर्स मटेरियल में दिए गए स्पेसिफिक उदाहरण देखिए, वे हैरान करने वाले हैं। 2001 में प्रिंसटन के प्रोफेसर एडवर्ड फेल्टन और उनकी रिसर्च टीम, हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। उन्हें लीगल एक्शन की धमकी दी गई और उन्होंने सिक्योर डिजिटल म्यूजिक इनिशिएटिव के पब्लिक चैलेंज का जवाब दिया था, जिसमें लोगों को स्पष्ट रूप से आमंत्रित किया गया था कि वे उनके डिजिटल वाटरमार्किंग स्कीम्स को तोड़ने की कोशिश करें। उन्हें हैक करने के लिए आमंत्रित किया गया था। बिल्कुल। लेकिन जब फेल्डन की टीम ने अपनी पेपर पब्लिश करने की तैयारी की, जिसमें उन्होंने जो खामियां पाई थीं उन्हें एक्सपोज किया था, तो उन्हें डीएमसीए के तहत मुकदमे की धमकी दी गई। तो रुकिए, बिल्कुल साफ करने के लिए वे इंडस्ट्री द्वारा दिए गए चैलेंज को पूरा कर रहे थे। वे साबित कर रहे थे कि सिस्टम में खामी है। फिर भी उन्हें संभावित अपराधी माना गया क्योंकि उनकी फाइंडिंग्स सर्कमवेंशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी थीं। यह एक सिस्टम का परफेक्ट उदाहरण है। इस मामले में कानूनी सिस्टम जो वैध इस्तेमाल को रोकने के लिए इंजीनियर्ड किया गया था और परिणाम स्वरूप अनइंटेंडेड कंसीक्वेंस आया, वल्नरेबिलिटी रिसर्च को दबाना। बिल्कुल सही। और इसी तरह का एक केस था दिमित्री स्क्ल्यारोव का, एक रूसी कंप्यूटर प्रोग्रामर। उन्होंने एडोब प्रोडक्ट्स में कुछ साधारण एन्क्रिप्शन को बाईपास करने वाला सॉफ्टवेयर बनाया, और जब उन्होंने अमेरिका में एक कन्वेंशन में अपनी फाइंडिंग्स पेश की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, डीएमसीए के आधार पर। हाँ, कानून ने मूल रूप से रिसर्चर्स को उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज करने या कमजोरियां दिखाने वाले टूल्स लिखने के लिए सजा दी, चाहे उनका इरादा उन सिस्टम्स को ठीक करने का ही क्यों न हो। और यह हमें वापस एक्सप्लॉयटेशन के कोर कॉन्सेप्ट पर लाता है, कानून के सटीक अक्षर का पालन करने का सिद्धांत। सही कहा। और यह कंप्यूटेशनल सिस्टम्स पर जितना लागू होता है उतना ही लीगल सिस्टम्स पर भी। सोर्स में क्लासिक लामाकियां लूपहोल की बात है। यह हैकर माइंडसेट को कानून पर लागू करने का शानदार एनालॉजी है। 1993 में एमआईटी के स्टूडेंट डेविड लामाकिया ने एक बुलेटिन बोर्ड सिस्टम सेटअप किया जिसमें बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर पायरेसी हो रही थी। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने कोई कमर्शियल फायदा या निजी आर्थिक लाभ नहीं चाहा, वे सिर्फ शेयर कर रहे थे। सॉफ्टवेयर कंपनियों ने बहुत बड़ा नुकसान बताया, लेकिन लामाकिया के खिलाफ चार्ज खारिज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय कॉपीराइट एक्ट सिर्फ कमर्शियल गेन के लिए किए गए इन्फ्रिंजमेंट को कवर करता था। नहीं यार, तो लॉमेकर्स ने यह अनुमान ही नहीं लगाया था कि कोई व्यक्ति बिना पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉफिट के मोटिव के बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर पायरेसी कर सकता है। उन्होंने नहीं लगाया। लामाकिया ने कानून की सटीक संरचना, नियम के सटीक शब्दों का इस्तेमाल करके उसके स्पिरिट को बाईपास कर दिया। उन्होंने एक लेजिस्लेटिव ओवरसाइट का एक्सप्लॉइट किया। तो कांग्रेस ने 1997 में नो इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट एक्ट से वो लूप होल बंद कर किया। लेकिन ये हमारे फाउंडेशनल सिद्धांत को परफेक्टली
दर्शाता है। जटिल सिस्टम्स, चाहे वे लीगल हों या कंप्यूटेशनल, तब एक्सप्लॉइट हो सकते हैं जब उनके क्रिएटर्स ने स्पेसिफिक बिहेवियर को अनुमान नहीं लगाया हो। एक्सप्लॉइट हमेशा एक ओवरसाइट का क्रिएटिव इस्तेमाल होता है, हमेशा। और यही बौद्धिक फाउंडेशन हमें कम लेवल प्रोग्रामिंग के तकनीकी नियमों में जाने के लिए चाहिए। ठीक है, तो अगर हैकिंग नियमों का एक्सप्लॉयटेशन है तो हमें उस भाषा से शुरू करना होगा जो कंप्यूटर के लिए उन नियमों को परिभाषित करती है। सही कहा। तो सी जैसी भाषा एक्सप्लॉयटेशन समझने के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे लगता है इसलिए क्योंकि सी बीच में बैठती है। यह मानव निर्देशों और मशीन की कच्ची लॉजिक के बीच का पुल है। बिल्कुल यही बात है। आप भाषाओं की एक हायरार्की सोच सकते हैं जो तय करती है कि प्रोग्रामर हार्डवेयर यानी बान मेटल से कितना करीब है। सबसे नीचे मशीन लैंग्वेज है। ये कच्चे बिट्स और बाइट्स हैं। प्रोसेसर जो मूल रूप से समझता है वही 1 और 0 की सीक्वेंस। तो ये बहुत क्लैंकी होगी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा। और महत्वपूर्ण बात, ये आर्किटेक्चर स्पेसिफिक है, यानी इंटेल एक्स चिप के लिए कोड ARM चिप पर पूरी तरह बेकार है, बिना पूरी तरह रीराइट किए। ठीक है, तो एक लेवल ऊपर आने पर हमें असेंबली लैंग्वेज मिलती है। हाँ, ये एक छोटा कदम ऊपर है। ये इंस्ट्रक्शंस और रजिस्टर्स के लिए नाम या मेमोनिक्स इस्तेमाल करती है, छोटे छोटे शॉर्टकट। ये रॉ मशीन कोड से थोड़ा कम क्रिप्टिक है और असेंबलर्स नाम के टूल्स इसे मशीन रीडेबल कोड में ट्रांसलेट करते हैं। सही, लेकिन असेंबली में भी पोर्टेबिलिटी की बड़ी समस्या रहती है। ये पूरी तरह आर्किटेक्चर स्पेसिफिक है। अगर आप किसी दूसरे सिस्टम पर एक्सप्लॉइट एनालाइज करना चाहें तो आपको उस सिस्टम का पूरा असेंबली इंस्ट्रक्शन सेट जानना पड़ेगा, जो बहुत तकलीफ है। और यही वजह है कि सी जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस वल्नरेबिलिटीज समझने के लिए स्वीट स्पॉट है, क्योंकि सी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। ये पढ़ने में आसान और इंग्लिश जैसी है। और यहाँ जादू है कंपाइलर का। कंपाइलर आपके सी सोर्स कोड के एक पीस को उस प्रोसेसर आर्किटेक्चर के लिए स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसे आप टारगेट कर रहे हैं। इससे पोर्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन हमारे इस डीप डाइव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सी उन सबसे ऊंची लेवल की लैंग्वेजेस में से एक है जो प्रोग्रामर को मेमोरी और हार्डवेयर पर बहुत बारीक कंट्रोल देती है। यह मशीन के इतना करीब है कि उसकी कमजोरियां एक्सपोज कर देती है। बिल्कुल ठीक है। अब हम उन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को रिव्यू करते हैं जिनकी हमें जरूरत है। हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स, अरिथमेटिक और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। ज्यादातर सॉफ्टवेयर सीक्वेंशियल फ्लो में चलता है, लाइन बाय लाइन, लेकिन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ही प्रोग्राम को उस फ्लो को बदलने की अनुमति देते हैं। और यहीं से एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है, अनइंटेंडेड फ्लो चेंज करके। सही कहा। जब हम एग्जीक्यूशन फ्लो बदलने की बात करते हैं तो हम मुख्य रूप से दो तरह के स्ट्रक्चर्स पर निर्भर करते हैं, कंडीशनल यानी आपके इफ एल्स, और लूपिंग यानी आपके व्हाइल फॉर। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम को अलग अलग पाथ लेने देते हैं ये देखकर कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। सही। और लूपिंग स्ट्रक्चर्स रिपीटेटिव एक्शंस की अनुमति देते हैं। आइए एक सेकंड के लिए लूप्स पर फोकस करें। फॉर लूप जो अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स इटरेट करना चाहते हैं। सही। यह मूल रूप से एक स्पेशलाइज्ड व्हाइल लूप है, लेकिन इसमें काउंटर बिल्ड इन होता है। सी जैसी सिंटैक्स में फॉर 3 अलग अलग एक्शंस को एक लाइन में पैकेज कर देता है। आप काउंटर को इनिशियलाइज कर रहे हैं, लूप कंडीशन सेट कर रहे हैं और हर इटरेशन में काउंटर पर होने वाला एक्शन डिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमें ऑपरेटर्स और शॉर्ट हैंड के बारे में भी बहुत सटीक होना पड़ेगा। अरिथमेटिक साधारण है, लेकिन शॉर्ट हैंड महत्वपूर्ण है और अक्सर कंफ्यूजन का कारण बनता है। ओह, जैसे आई जोड़ प्लस और जोड़ जोड़ी। सही। पोस्ट इंक्रीमेंट आई जोड़ प्लस का मतलब है आई का वैल्यू
पहले इस्तेमाल करो, फिर उसे इंक्रीमेंट करो। प्री इंक्रीमेंट जोड़ी का मतलब है पहले आई को इंक्रीमेंट करो, फिर नया वैल्यू इस्तेमाल करो। यह सूक्ष्म अंतर है, बहुत सूक्ष्म, लेकिन ये डिटेल्स कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट में वाकई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर पैदा कर सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंतर, और ये साइलेंट प्रोग्रामर एरर का क्लासिक सोर्स है, असाइनमेंट और इक्विवेलेंस के बीच का फर्क। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम असाइनमेंट के लिए सिंगल इक्वल साइन इस्तेमाल करते हैं, तो a बराबर 7 का मतलब है वेरिएबल a में वैल्यू 7 स्टोर करो, सही। लेकिन इक्विवेलेंस के लिए डबल इक्वल साइन। a बराबर 7 का मतलब है चेक करो कि क्या a में अभी वैल्यू 7 है। और अगर कंडीशनल स्टेटमेंट में सिंगल इक्वल का गलत इस्तेमाल हो जाए, यानी if की जगह if लिखने के बजाय, तो ये एक गहरी खतरनाक वल्नरेबिलिटी है। ये इतना खराब क्यों है? क्योंकि प्रोग्राम बस आज्ञाकारी ढंग से a में 7 असाइन कर देगा, और c में चूंकि 7 नॉन जीरो वैल्यू है, कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट हो जाएगी और प्रोग्राम हर बार उस ब्रांच ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। यह एक साधारण चूक है जो सिक्योरिटी होल पैदा कर देती है। वाह, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम फंक्शंस का इस्तेमाल रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शंस को रीयूजेबल ब्लॉक्स या सब प्रोग्राम्स में ग्रुप करने के लिए करते हैं। सब रूटीन प्रोसीजर्स। हाँ, और प्रोग्रामर फंक्शन प्रोटोटाइप देता है, जो फंक्शन का नाम, उसका रिटर्न डेटा टाइप और उसके आर्गुमेंट्स के डेटा टाइप्स डिफाइन करता है। और वो प्रोटोटाइप बहुत जरूरी है, क्योंकि फंक्शन के पैरामीटर्स ही तय करते हैं कि कंपाइलर मेमोरी को कैसे मैनेज करता है, खासकर स्टैक पर मेमोरी को कैसे मैनेज करता है, जो हमारा अगला बड़ा टारगेट होने वाला है। हाई लेवल वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन से असली एक्सप्लॉयटेशन में जाने के लिए आपको सी कोड से आगे निकलना पड़ेगा। आपको प्रोसेसर के नजरिए से दुनिया देखनी पड़ेगी, आपको देखनी पड़ेगी, और इसके लिए ऑब्जेक्ट डंप और जीएनयू डीबगर यानी जीडीबी जैसे टूल्स चाहिए। जब हम इन टूल्स से रॉ मशीन कोड देखते हैं तो हमें हेक्साडेसिमल नोटेशन मिलता है। तो हेक्साडेसिमल क्यों? यह इंसान के लिए रॉ बाइट वैल्यूज पढ़ने का सबसे कुशल तरीका है। एक सिंगल बाइट में 8 बिट्स होते हैं, और चूंकि हेक्साडेसिमल बेस -16 है, 0 से 9 और ए से एफ इस्तेमाल करके एक सिंगल बाइट को सिर्फ 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स से परफेक्टली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यह मशीन कोड के लिए बस एक सुविधाजनक शॉर्टहैंड है, और जब आप इन डीबगर्स से कोड डिसअसेंबल करते हैं तो असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस दिखते हैं। सही, इंटेल सिंटैक्स पर फोकस करें तो आपको एमओवी जैसी इंस्ट्रक्शंस दिखेंगी, जो प्रोसेसर को डेटा मूव करने को कहती हैं, और सीएमपी जैसी ऑपरेशंस जो वैल्यूज की तुलना करती हैं, और कोई भी इंस्ट्रक्शन जो जे से शुरू हो, जैसे जीएलई, वे एग्जीक्यूशन फ्लो को मैनेज करते हैं। जीएलई का मतलब है जंप इफ लेस देन और इक्वल टू, और ये पिछले कंपैरिजन से सेट हुए फ्लैग्स के आधार पर एग्जीक्यूशन को रीडायरेक्ट करता है। और उस फ्लो को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य उन जंप इंस्ट्रक्शंस को हाईजैक करना है। यही लक्ष्य है। और जीडीबी डीबगर रनिंग मेमोरी में हमारी इंटरैक्टिव विंडो है। हम एक्स कमांड से मेमोरी कंटेंट्स एग्जामिन करते हैं। हम रजिस्टर्स को डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं, जैसे ईआईपी। हाँ, ईआईपी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। अगर आप ईआईपी का वैल्यू बदल सकें तो आप प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, बस। और हम एक्स कमांड के साथ डिस्प्ले फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। दो हेक्साडेसिमल वर्ड्स दिखाएगा। एस स्ट्रिंग ट्रीट करता है, मेमोरी एड्रेस को स्ट्रिंग की शुरुआत मानता है और नल बाइट मिलने तक पढ़ता है। और एक्सप्लॉइट एनालिसिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण आई, ये मेमोरी को डिसअसेंबल्ड असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस के रूप में दिखाता है, यानी कंपाइल्ड प्रोग्राम लॉजिक। रॉ बाइट्स को इंटरप्रेट करने की ये क्षमता बाद में शेल कोड पर चर्चा के लिए बुनियादी है। उदाहरण के लिए,
अगर आप मेमोरी में 0 टाइम्स 0 टाइम्स 0 टाइम्स 0 टाइम्स बाइट्स देखें तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ये प्रिंटेबल ऐसी कैरेक्टर्स HELLO से मेल खाते हैं। रॉ बाइट्स और उनके एस की मैपिंग को पढ़ना और समझना तब बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है जब हम मेमोरी बफर्स में एग्जीक्यूटेबल कोड स्मगल करने की बात करते हैं। ये नॉन नेगोशिएबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें उन कॉन्सेप्ट से निपटना है जो नए प्रोग्रामर्स को डराते हैं लेकिन एक्सप्लॉयटेशन की ब्रेड एंड बैटर हैं, पॉइंटर्स। अगर आपको कभी उनसे डर लगा हो तो बस ये साधारण एनालॉजी याद रखें। पॉइंटर खुद डेटा स्टोर नहीं करता, सही? ये सिर्फ उस मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है जहां डेटा फिजिकली लोकेटेड है। ये एड्रेस लेबल है, पैकेज का कंटेंट नहीं। वे तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण कहां बनते हैं? पॉइंटर अरिथमेटिक में। पॉइंटर का डेटा टाइप तय करता है कि उसके एड्रेस से जुड़े कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं। अगर आपके पास 4 पॉइंटर है, एक कैरेक्टर 1 बाइट है और आप इसे 1 से इंक्रीमेंट करते हैं तो एड्रेस 1 बाइट बढ़ जाता है। साधारण, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इंटीजर पॉइंटर है, एक इंटीजर आमतौर पर 4 बाइट्स है और आप इसे 1 से इंक्रीमेंट करते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एड्रेस को 4 बाइट्स बढ़ा देता है। ये क्यों मायने रखता है? इसका पॉइंट क्या है? क्योंकि कंप्यूटर पॉइंटर को सीक्वेंस में अगले डेटा पीस की शुरुआत पर पॉइंटेड रखने की कोशिश कर रहा है। यह ऑटोमेटिक साइजिंग मैकेनिज्म प्रोग्रामर की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन हमारे लिए यह दिखाता है कि कंपाइलर मेमोरी में डेटा स्ट्रक्चर साइज को कैसे मैनेज करता है, जो हमें एक्सप्लॉयटेशन के लिए ऑफसेट्स सटीक कैलकुलेट करने में चाहिए। बिल्कुल, और पॉइंटर्स हर जगह इस्तेमाल होते हैं, खासकर स्ट्रिंग्स के साथ। सी में स्ट्रिंग एक कंटिग्यूअस कैरेक्टर्स का एरे है जिसे नल बाइट यानी 0 से टर्मिनेट होना जरूरी है, और strcpy जैसी फंक्शंस जो स्ट्रिंग को सोर्स से डेस्टिनेशन में कॉपी करती हैं पूरी तरह उस नल टर्मिनेशन बाइट पर निर्भर करती हैं कि डेटा कॉपी करना कब रोकना है। और यही चूक है। अगर कोई फंक्शन डेटा लिखना रोकने के लिए नल बाइट पर निर्भर है और अटैकर ऐसी स्ट्रिंग स्मगल कर दे जो कभी टर्मिनेट न हो या ठीक वहां टर्मिनेट हो जहां वे चाहते हैं, तो वे कॉपी प्रोसेस को कंट्रोल कर लेते हैं, वे कंट्रोल करते हैं। नल बाइट टर्मिनेशन पर यह निर्भरता बहुत सी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन रूटीन में मुख्य वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, वेरिएबल का स्कोप, ये कहां डिक्लेयर किया गया, यह तय करता है कि मेमोरी में यह कहां रहता है, कितनी देर तक रहता है और कौन इसे एक्सेस कर सकता है। सही, और यह स्पेशल मैप स्पेसिफिक डेटा को टारगेट करने के लिए जरूरी है। स्कोप और परसिस्टेंस के हिसाब से हमारे पास 3 मुख्य टाइप हैं। सबसे पहले लोकल वेरिएबल्स। ये फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर होते हैं, जैसे मेन फंक्शन में एक INT। वे उस फंक्शन के स्टैक फ्रेम में यूनिक एड्रेस पर रहते हैं और टेम्पररी होते हैं। जब फंक्शन रिटर्न करता है वे क्लियर हो जाते हैं और अस्तित्व खत्म हो जाता है, चले गए। फिर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ये किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होते हैं, तो वे प्रोग्राम के पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान परसिस्टेंट रहते हैं और फिक्स्ड शेयर्ड मेमोरी लोकेशन में रहते हैं, खासकर डेटा सेगमेंट में। चूंकि उनका एड्रेस फिक्स्ड होता है, वे अटैकर्स के लिए बहुत अच्छे प्रेडिक्टेबल टारगेट्स बनते हैं जो प्रोग्राम के बिहेवियर को बदलना चाहते हैं। और आखिर में स्टैटिक वेरिएबल्स। सही, भले ही वे फंक्शन के लोकल हों, स्टैटिक वेरिएबल्स मल्टीपल फंक्शन कॉल्स के दौरान अपना वैल्यू बनाए रखते हैं। महत्वपूर्ण बात, वे भी फिक्स्ड एड्रेस पर स्टोर होते हैं, स्टैक पर टेम्पररी लोकल वेरिएबल्स से। तो लोकल और स्टैटिक वेरिएबल के बीच मुख्य फर्क परसिस्टेंस और लोकेशन की प्रेडिक्टेबिलिटी है। यही बात है, प्रोग्राम को एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको मेमोरी लैंडस्केप को विजुअलाइज कर पाना होगा। प्रोग्राम मेमोरी इन बड़े सेगमेंट्स में बांटी होती है और हर सेगमेंट अलग तरह से वल्नरेबल होता है। ये हमारा टारगेट मैप है। सबसे नीचे से शुरू करते हैं, टेक्स्ट सेगमेंट। ये असली प्रोग्राम कोड स्टोर करता है, कंपाइल्ड मशीन इंस्ट्रक्शंस। ये आमतौर पर रीड ऑनली होता है, जो एक मुख्य सिक्योरिटी फीचर है। ये रनिंग प्रोग्राम की लॉजिक को मॉडिफाई होने से रोकता है और इसका साइज फिक्स्ड होता है, ये बदलता नहीं। सही, उसके बाद डेटा सेगमेंट आता है जो इनिशियलाइज्ड ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स स्टोर करता है। ये डेटा परसिस्टेंट होता है और आमतौर पर राइटेबल होता है। ठीक है,
और उसके ऊपर हीप सेगमेंट। ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए है। ये मेमोरी है जो रन टाइम में मैलॉक जैसी फंक्शंस द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है। हीप आमतौर पर ऊपर की तरफ बढ़ता है, हायर मेमोरी एड्रेस की ओर, और हीप एक्सप्लॉइट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर प्रोग्राम की एलोकेशन डिमांड्स के आधार पर लगातार बदलता रहता है। ये मूविंग टारगेट है। और आखिर में वो सेगमेंट जो क्लासिक एक्सप्लॉइटेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, स्टैक सेगमेंट। हाँ, स्टैक लोकल वेरिएबल्स स्टोर करने और पूरे फंक्शन कॉलिंग प्रोसेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह फर्स्ट इन लास्ट आउट यानी लाइफो प्रिंसिपल पर काम करता है। सही, स्टैक को कैफेटेरिया ट्रे की तरह सोचिए। पहली ट्रे जो आप नीचे रखते हैं आखिरी निकलती है। परफेक्ट एनालॉजी। जब कोई फंक्शन कॉल होता है, एक स्टैक फ्रेम पुश होता है जिसमें उसके लोकल वेरिएबल्स और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है। जब फंक्शन रिटर्न करता है, वो फ्रेम पॉप हो जाता है और स्टैक नीचे की तरफ बढ़ता है, लोअर एड्रेस की ओर, हीप के विपरीत। सही। और हम जिस फंडामेंटल एक्सप्लॉइट का लक्ष्य रख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि स्टैक का लाइफो नेचर हमें बताता है कि लोकल वेरिएबल्स के ठीक बगल में क्या रखा है, फंक्शन का रिटर्न एड्रेस। वो सबसे महत्वपूर्ण पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो प्रोग्राम को बताता है कि आगे कहां जाना है, यह हमेशा वहां रहता है, बस एक ओवरफ्लोइंग बफर द्वारा ओवरराइड होने का इंतजार करता है। ठीक है, अब हम प्रोसेस हाइजैकिंग के कोर मैकेनिज्म तक पहुंच गए। एक्सप्लॉइट्स मेमोरी करप्शन के इर्द गिर्द घूमते हैं और अंतिम लक्ष्य हमेशा एग्जीक्यूशन फ्लो को हमारे अपने आर्बिट्रेरी कोड की ओर रिडायरेक्ट करना होता है। और ये वल्नरेबिलिटी सीधे सी में उस चूक से आती है। हमने कहा था कि सी में बिल्ट इन सेफगार्ड्स नहीं हैं जो ये सुनिश्चित करें कि डेटा एलोकेटेड मेमोरी स्पेस या बफर में फिट हो, और यही है बफर ओवरफ्लो या बफर ओवररन। अगर प्रोग्रामर 10 बाइट्स का डेटा एलोकेट करता है लेकिन इनपुट साइज चेक नहीं करता और अटैकर 15 बाइट्स भेज देता है, तो एक्स्ट्रा 5 बाइट्स बाहर बह जाते हैं और मेमोरी में ठीक बगल में जो भी क्रिटिकल डेटा स्टोर है उसे ओवरराइट कर देते हैं। चूक है बाउंड्री चेकिंग की विफलता, परिणाम विनाशकारी है। अगर वो ओवरफ्लो पर्याप्त सटीक हो तो ये क्रिटिकल एडजेसेंट डेटा स्ट्रक्चर को ओवरराइट कर सकता है, खासकर स्टैक पर फंक्शन का रिटर्न एड्रेस। और क्रैश होने के बजाय प्रोग्राम को धोखा दिया जाता है कि वो अटैकर के पेलोड को एग्जीक्यूट करे, उनका शेल कोड जो मेमोरी में स्मगल किया गया है। ये सिस्टम सिक्योरिटी की नाजुकता को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है जो ट्रस्ट पर बनी है। हम अक्सर ऑफ बाय वन एरर का रेफरेंस देते हैं। अगर 10 फीट की बाड़ के लिए 11 पोस्ट्स चाहिए और आप 10 का बजट बनाते हैं तो आप एक से मिसकैलकुलेट कर गए, और प्रोग्रामिंग में वो सिंगल मिसकाउंट या नल टर्मिनेशन बाइट को अकाउंट न करना बफर को उसके एलोकेटेड बाउंड्री से आगे एक्सेस या लिखने का रास्ता खोल देता है, और ये विनाशकारी रिजल्ट्स का रास्ता खोल देता है। सही। और हम बफर ओवरफ्लो को कैटेगराइज कर सकते हैं कि वे मेमोरी में कहां होते हैं और किस कंट्रोल स्ट्रक्चर को ओवरराइड करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सबसे मशहूर, समझने में सबसे आसान और ऐतिहासिक रूप से सबसे प्रभावशाली है स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो। यह स्टैक के लाइफो नेचर का एक्सप्लॉइट करता है जिसकी हमने बात की। लोकल वेरिएबल का ओवरफ्लो एडजेसेंट डेटा में बह जाता है और स्टोर किया गया फंक्शन रिटर्न एड्रेस ओवरराइट हो जाता है, और जब फंक्शन रिटर्न करने की कोशिश करता है तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अटैकर के पेलोड के एड्रेस पर रीडायरेक्ट हो जाता है। क्लीन हाइजैक। फिर हीप बेस्ड ओवरफ्लो है। ये हीप पर एलोकेटेड डायनामिक मेमोरी का एक्सप्लॉइट करते हैं और ये आमतौर पर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को ही करप्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेटा डेटा, मेमोरी मैनेजमेंट रूटीन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला डेटा। हीप का एक्सप्लॉइटेशन अक्सर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर लगातार मैनेज, एलोकेट और फ्री हो रहा होता है। टारगेट लैंडस्केप बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है। ठीक है, तीसरी पावरफुल तकनीक है फंक्शन पॉइंटर्स को ओवरफ्लो करना। हाँ, अगर प्रोग्रामर फंक्शन पॉइंटर इस्तेमाल करता है, एक वेरिएबल जो किसी फंक्शन का एड्रेस होल्ड करता है, और वो पॉइंटर वल्नरेबल बफर के बगल में स्टोर है,
तो अटैकर उस फंक्शन पॉइंटर वेरिएबल को अपने शेल कोड की ओर पॉइंट करने वाले मेमोरी एड्रेस से ओवरराइड कर सकता है, और अगली बार जब प्रोग्राम उस ओरिजिनल फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करेगा, एग्जीक्यूशन फ्लो क्लीनली हाईजैक हो जाएगा। आइए एक जनरलाइज्ड एक्सप्लॉइट टेक्निक देखें जो अक्सर साधारण बफर ओवरफ्लो से कम ऑब्वियस होती है, और ये स्टैंडर्ड सी प्रिंटिंग फंक्शन प्रिंटफ से जुड़ी है। सही, ये वल्नरेबिलिटी एक क्लासिक लेकिन बहुत साधारण प्रोग्रामिंग चूक से आती है। यूजर इनपुट को डायरेक्टली फॉर्मेट स्ट्रिंग के रूप में प्रिंटफ में इस्तेमाल करने की अनुमति देना। तो गलती है प्रिंटफ लिखना बजाय सेफ वर्जन के प्रिंटफ। यही कोर प्रॉब्लम यह है कि प्रिंटफ फंक्शन फॉर्मेट स्ट्रिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की संख्या के मुताबिक वेरिएबल नंबर ऑफ पैरामीटर्स की उम्मीद करता है। तो अगर अटैकर फॉर्मेट पैरामीटर्स जैसे %x या % यूजर इनपुट में सप्लाई कर दे, तो प्रिंटफ आज्ञाकारी ढंग से स्टैक पर उन पैरामीटर्स के लिए वैल्यूज ढूंढेगा। यह चेक नहीं करता कि प्रोग्रामर ने वे पैरामीटर्स दिए भी हैं या नहीं। यह बस फॉर्मेट स्ट्रिंग पर ट्रस्ट करता है, जिससे पहला फेज आता है आर्बिट्रेरी मेमोरी पढ़ना। बिल्कुल %x जैसे पैरामीटर्स की सीक्वेंस से अटैकर स्टैक को प्रभावी रूप से प्रॉप कर सकता है। वे मेमोरी एड्रेस के नीचे उतर सकते हैं। जब तक क्रिटिकल डेटा न मिल जाए, मेमोरी एड्रेस और कंटेंट्स रिवील हो जाते हैं, और ये बाद में सफल एक्सप्लॉइट पेलोड बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन असली पावर हथियार वाला हिस्सा आता है एक हाईली टेक्निकल फॉर्मेट स्पेसिफायर % से। % क्या करता है? % पैरामीटर यूनिक है। यह कुछ प्रिंट नहीं करता, बल्कि अब तक प्रिंट हुए बाइट्स की संख्या को स्टैक पर दिए गए पॉइंटर वेरिएबल में लिख देता है। वाह, तो ये 2 स्टेप डांस है। स्टेप 1, %x से स्टैक को प्रॉब करके पता लगाते हैं कि हमारी इंजेक्टेड फॉर्मेट स्ट्रिंग कहां से पढ़ी जा रही है। इस रिकॉन से हम एग्जैक्ट ऑफसेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। स्टेप 2, हम स्ट्रिंग इस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो एड्रेस जो हम लिखना चाहते हैं स्टैक पर रखा जाए। फिर कैलकुलेट करते हैं कि कितने कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं ताकि टारगेट वैल्यू मिल जाए। तो अगर हम वैल्यू 12 लिखना चाहते हैं तो 12 कैरेक्टर्स प्रिंट करते हैं। बिल्कुल। और आखिर में %n इन्वोक करते हैं। फंक्शन स्टैक से टारगेट एड्रेस पढ़ता है और कैरेक्टर काउंट को उस टारगेट एड्रेस पर स्टैम्प कर देता है। तो आप प्रिंटिंग फंक्शन का इस्तेमाल करके आर्बिट्रेरी मेमोरी एड्रेस में वैल्यूज बदल सकते हैं। चूक है फॉर्मेट स्ट्रिंग पर इम्प्लिसिट ट्रस्ट करना। इस एक्सप्लॉइट को तेज और ज्यादा रिलायबल बनाने के लिए अटैकर्स अक्सर शॉर्ट राइट्स जैसे %en या इसी तरह के मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इससे वे 1 या 2 बाइट्स एक बार में लिख सकते हैं बजाय पूरे 4 बाइट वर्ड के। यह बेहतर क्यों है? क्योंकि टारगेट एड्रेस मेमोरी में ऊंचा हो सकता है, जिसके लिए बहुत बड़ा कैरेक्टर काउंट चाहिए। लेकिन 1 बाइट एक बार में लिखने से अटैकर एड्रेस वैल्यू को पीसमील लिख सकता है, जिससे एक्सप्लॉइट टीज होता है और ओवरफ्लो एरर्स से कम प्रभावित होता है। ठीक है, अब हम गियर बदलते हैं। इंडिविजुअल प्रोग्राम्स और मेमोरी स्ट्रक्चर्स पर अटैक से हटकर अब हम उनके कनेक्ट करने वाली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करने जा रहे हैं। नेटवर्क। हम थियोरेटिकल फाउंडेशन से शुरू करते हैं। वो ट्रस्ट को रिवील करता है। अगर आप टेलनेट से वेब सर्वर के पोर्ट SC पर कनेक्ट करते हैं और बस टाइप करते हैं हेड HTTP 1, तो सर्वर हेडर्स प्लेन टेक्स्ट में रिप्लाई करता है और अक्सर सर्वर के वर्जन और ऑपरेटिंग सिस्टम की महत्वपूर्ण संवेदनशील जानकारी रिवील कर देता है। चूक है बस यह जानकारी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में एक्सपोज करने की अनुमति देना। स्टैक के नीचे जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, जिसमें TCP और UDP का दबदबा है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रिलायबल बायडायरेक्शनल कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा ट्रांसफर देता है, और रिलायबिलिटी का मतलब है TCP गारंटी देता है कि पैकेट्स सही ऑर्डर में पहुंचें, सीक्वेंस नंबर्स और एक्नॉलेजमेंट्स से देता है। लेकिन वो रिलायबिलिटी मैकेनिज्म ही आयरनिकली इसे हाईजैकिंग के लिए वल्नरेबल बनाता है। और उसके नीचे नेटवर्क लेयर है जिसे IP इंटरनेट प्रोटोकॉल गवर्न करता है। IP बस एड्रेसिंग सिस्टम है,
ये 20x बॉन्ड 20x जैसे परिचित एड्रेस देता है और पैकेट्स को इंटरनेट पर रूट करता है। आईपी रिलायबिलिटी की चिंता नहीं करता, बस पैकेट भेज देता है। और प्रोग्रामर के लिए ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी सॉकेट्स द्वारा हैंडल की जाती है। सॉकेट एब्स्ट्रैक्शन है एंड पॉइंट जो सभी लोअर लेयर की डिटेल्स हैंडल करता है। यह प्रोग्राम को बस डेटा सेंड या रिसीव करने देता है, नीचे के प्रोटोकॉल्स की कॉम्प्लेक्सिटी को छिपाकर। तो प्रोटोकॉल्स को समझने से हम सुन सकते हैं, यह हमें नेटवर्क स्निफिंग और नेटवर्क एनवायरनमेंट्स के एवोल्यूशन पर लाता है। पुराने अनस्विच्ड नेटवर्क जैसे हब नेटवर्क में इथरनेट पैकेट्स हर डिवाइस से गुजरते थे। डिवाइसेस आमतौर पर सिर्फ अपने एड्रेस वाले पैकेट्स देखते थे, लेकिन अगर आप डिवाइस को प्रोमिस्क्यूअस मोड में सेट करते हैं ifconfig या TCP डंप जैसे टूल से, तो ये सभी पैकेट्स देखने लगता है। तो वहां साधारण पैसिव स्निफिंग बहुत आसान है, बहुत आसान। समस्या यह है कि आधुनिक नेटवर्क स्विच्ड नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं और यह पैसिव स्निफिंग के लिए बड़ी चुनौती पेश करता है, क्योंकि स्विच इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं। वे टेबल मेंटेन करते हैं जो स्पेसिफिक मैक एड्रेस को स्पेसिफिक पोर्ट से जोड़ती है। बिल्कुल, जब पैकेट आता है, स्विच इसे सिर्फ उस पोर्ट पर भेजता है जहां डेस्टिनेशन डिवाइस कनेक्टेड है, और ये दूसरे पोर्ट्स पर साधारण पैसिव स्निफिंग को नाकाम कर देता है। तो स्विच्ड एनवायरनमेंट में सफल होने के लिए हमें प्रोटोकॉल को ही टारगेट करने वाला चतुर हैक चाहिए जो ट्रैफिक को हमारे पास लाए। हमें नेटवर्क के नॉलेज में एक चूक इंट्रोड्यूस करनी होगी। पहला ट्रिक है स्पूफिंग, पैकेट में सोर्स एड्रेस को फोर्ज करना। और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में आमतौर पर कोई स्ट्रांग वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं होता जो ये सुनिश्चित करे कि पैकेट में लिखा सोर्स एड्रेस सच में सोर्स मशीन का है। तो ये फंडामेंटल चूक सोर्स फील्ड पर ट्रस्ट नेटवर्क अटैक्स में क्रिटिकल एलिमेंट है और स्पूफिंग स्विच नेटवर्क पर एक्टिव स्निफिंग के लिए प्रीक्विजिट है। इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है ARP कैश पॉइजनिंग, जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी ARP को टारगेट करती है। और ये एक्सप्लॉइट 3 स्पेसिफिक क्रिटिकल एक्सप्लॉइटेबल डिटेल्स की वजह से संभव है। रुकिए, अगर मैं सिस्टम A हूं और मुझे अटैकर से अनसॉलिसिटेड मैसेज मिलता है जिसमें बताया जाता है कि सिस्टम B कहां है, ऐसी जानकारी जो मैंने मांगी नहीं थी, तो मेरी मशीन उस जानकारी पर भरोसा क्यों करती है? क्या ARP प्रोटोकॉल में कोई हैंडशेक या वेरिफिकेशन बिल्ट इन नहीं है? यही कोर चूक है। सिस्टम A भरोसा करता है क्योंकि ARP सिंप्लिसिटी के लिए डिजाइन किया गया है, सिक्योरिटी के लिए नहीं। 3 डिटेल्स हैं। पहला, ओवरराइडिंग एंट्रीज। जब ARP रिप्लाई आता है जिसमें IP एड्रेस पहले से ARP कैश में है, तो सिस्टम पुरानी मैक एड्रेस जानकारी को बिना सवाल किए ओवरराइड कर देता है। दूसरा, नो स्टेट इंफॉर्मेशन। ARP स्टेटलेस है, यह अनसॉलिसिटेड रिप्लाईज स्वीकार करता है। सिस्टम ARP रिप्लाई स्वीकार कर लेता है, भले ही उसने उसका रिक्वेस्ट नहीं भेजा हो। और तीसरा है स्पूफिंग। हम ARP रिप्लाईज में सोर्स, IP और मैक एड्रेस फोर्स कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चूक यह है कि प्रोटोकॉल यह मानता है कि नेटवर्क सिक्योर और ट्रस्टवर्थी है। यह पुरानी एड्रेस बुक पर भरोसा करने जैसा है, भले ही कोई अनाम रूप से आपके पड़ोसी का एड्रेस चेंज कार्ड मेल कर दे। और जब एक्सप्लॉइट किया जाता है तो ये डिटेल्स ARP रीडायरेक्शन या ARP कैश पॉइजनिंग की अनुमति देती है। ये मैन इन द मिडल सिनेरियो सेटअप करता है। मैकेनिज्म डिटेल करें, सिस्टम A और सिस्टम B कम्युनिकेट कर रहे हैं। अटैकर को A के कैश और B के कैश को पॉइजन करना है। अटैकर A को स्पूफ्ड ARP रिप्लाई भेजता है जिसमें बताता है कि B का IP एड्रेस असल में अटैकर के मैक एड्रेस पर है। साथ ही अटैकर B को स्पूफ्ड ARP रिप्लाई भेजता है जिसमें बताता है कि A का IP एड्रेस भी अटैकर के मैक एड्रेस पर है। परिणाम हैरान करने वाला, साधारण और प्रभावी है। A और B दोनों को धोखा मिल जाता है कि अटैकर की मशीन ही दूसरे पार्टी के लिए सही फिजिकल डेस्टिनेशन है, और A और B के बीच का सारा ट्रैफिक पहले अटैकर सिस्टम से होकर गुजरता है, जो पैकेट्स को उनके असली डेस्टिनेशन पर फॉरवर्ड करता है, जबकि हर बाइट को लॉक करता है। और इससे स्विच नेटवर्क पर सीमलेस एक्टिव स्निफिंग संभव हो जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर, जहां TCP रिलायबिलिटी देता है, हम एक्टिवली एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को डिस्ट्रॉय
या कंट्रोल करने की तकनीकें पाते हैं। एक साधारण तरीका है टीसीपी रीसेट हाईजैकिंग। इसमें अटैकर एक स्पूफ्ड पैकेट इंजेक्ट करता है जिसमें करंट टीसीपी कनेक्शन के लिए सही सीक्वेंस नंबर होता है, लेकिन क्रूशियली आरएसटी या रीसेट फ्लैग सेट होता है और रिसीविंग होस्ट ये पैकेट देखता है, तय करता है कि कनेक्शन टर्मिनेट हो रहा है और तुरंत सेशन को तोड़ देता है। सही। और विक्टिम सेशन हैंग हो जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन हाईजैक और डिस्ट्रॉय हो गया। कहीं ज्यादा पावरफुल अटैक है कंटिन्यूड हाईजैकिंग, जो कनेक्शन डिसिंक्रोनाइजेशन पर निर्भर करता है। आरएसटी पैकेट के बजाय अटैकर एक स्पूफ डेटा पैकेट इंजेक्ट करता है एक्टिव कनेक्शन में सही प्रेडिक्टेड सीक्वेंस नंबर के साथ। लेजिटिमेट होस्ट मशीन उस डेटा को स्वीकार करता है, अपना इंटरनल सीक्वेंस नंबर काउंट इंक्रीमेंट करता है और विक्टिम को ACK रिस्पॉन्स भेजता है। और यही एक्सप्लॉइट की जीनियस बात है। विक्टिम मशीन ने अटैकर का स्पूफ्ड पैकेट कभी देखा ही नहीं, तो वो होस्ट के अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स को इग्नोर कर देता है क्योंकि इसकी में सीक्वेंस नंबर गलत है। बिल्कुल। और चूंकि विक्टिम ने होस्ट के रिस्पॉन्स को इग्नोर किया, विक्टिम का इंटरनल सीक्वेंस नंबर काउंट भी अब गलत है। कनेक्शन के दोनों साइड अब डिसिंक्रोनाइज्ड है और चूंकि अटैकर ने यह काज शुरू किया, वे सही शिफ्टेड सीक्वेंस नंबर्स ट्रैक कर सकते हैं और होस्ट मशीन को स्पूफ्ड पैकेट्स भेजना जारी रख सकते हैं। वे अब प्रभावी रूप से होस्ट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जबकि लेजिटिमेट विक्टिम का कनेक्शन पूरी तरह हैंग है, बिना ये जाने कि थर्ड पार्टी ने उनकी जगह ले ली है। आखिर में हमारे पास डिनायल ऑफ सर्विस यानी डीएस तकनीकें हैं, खासकर एम्प्लीफिकेशन अटैक्स। और ये बहुत चतुर तरीका है बड़े फ्लड को बिना अटैकर के खुद के बहुत बड़े बैंडविड्थ की जरूरत के एग्जीक्यूट करने का। ये इंटरनेट की उदारता का एक्सप्लॉइट करता है। ये कैसे काम करता है? एम्प्लीफिकेशन, अटैक स्पूफिंग और ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग का इस्तेमाल करके एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ पैकेट्स को कई गुना बढ़ा देता है। अटैकर पहले एक एम्प्लीफिकेशन नेटवर्क आइडेंटिफाई करता है, ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत सारे एक्टिव होस्ट हों और ब्रॉडकास्ट एड्रेस पर कम्युनिकेशन की अनुमति हो। अटैकर उस नेटवर्क के ब्रॉडकास्ट एड्रेस पर एक छोटा ICMP इक्वल रिक्वेस्ट पैकेट भेजता है, लेकिन क्रूशियली वे सोर्स एड्रेस को विक्टिम के IP एड्रेस से स्पूफ करते हैं और एम्प्लीफिकेशन नेटवर्क के सारे होस्ट्स ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट को ड्यूटीफुली रिसीव करते हैं। प्रत्येक एक ICMP इक्वल रिप्लाई पैकेट से जवाब देता है, जो स्पूफ्ड सोर्स एड्रेस की वजह से सीधे विक्टिम मशीन पर भेजे जाते हैं। तो एक छोटा रिक्वेस्ट दर्जनों या सैकड़ों रिप्लाईज जनरेट करता है, विक्टिम को बड़े एम्प्लीफाइड ट्रैफिक से फ्लड करता है और लेजिटिमेट सर्विस को डिनाई करता है। और डिजाइन चूक है होस्ट्स का ब्रॉडकास्ट एड्रेस पर रिप्लाई करने की इच्छा और सोर्स IP में वैलिडेशन की कमी। हमने देखा कि वल्नरेबिलिटी कैसे ढूंढी जाती है और एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे रिडायरेक्ट किया जाता है। अब हम पेलोड की तरफ मुड़ते हैं, वो कोड जिसे हम विक्टिम मशीन से एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, जिसे हम शेल कोड कहते हैं। शेल कोड छोटा हाईली स्पेशलाइज्ड असेंबली कोड का पीस है जो वल्नरेबल प्रोग्राम में इंजेक्ट किया जाता है। इसका अंतिम लक्ष्य आमतौर पर कमांड लाइन शेल स्पॉन करना या अटैकर को रिमोट कंट्रोल देने के लिए कनेक्ट बैक करना होता है। और यहां असेंबली और C के बीच एक क्रिटिकल अंतर है जो तय करता है कि शेल कोड कैसे लिखा जाना चाहिए। सही C पोर्टेबिलिटी के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज इस्तेमाल करती है जो आर्किटेक्चर स्पेसिफिक कर्नल सिस्टम कॉल्स को रैप करती हैं। असेंबली हालांकि आर्किटेक्चर स्पेसिफिक है और कर्नल सिस्टम कॉल्स को डायरेक्टली करना पड़ता है। तो शेल कोड लिखने के लिए हमें लिनक्स सिस्टम कॉल्स पता होने चाहिए और वे नंबर से आइडेंटिफाई होते हैं। उदाहरण के लिए exec सिस्टम कॉल जो शेल जैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है, नंबर 11वें है। इसे इन्वोक करने के लिए आप बस फंक्शन नाम नहीं कॉल कर सकते, आपको नंबर 11 को स्पेसिफिक रजिस्टर जैसे EX में लोड करना पड़ता है और आर्गुमेंट्स को अन्य स्पेसिफिक रजिस्टर्स जैसे EBX, ECX, EDX में लोड करना पड़ता है। ये ऐसे है जैसे कर्नल एक ऑफिस वर्कर है जो सिर्फ स्पेसिफिक फॉर्म से रिक्वेस्ट्स स्वीकार करता है। आपको रिक्वेस्ट टाइप यानी सिस्टम कॉल नंबर और जरूरी आर्गुमेंट्स को सही बॉक्सेस यानी रजिस्टर्स में लोड करना पड़ता है, फिर सबमिट बटन दबाना पड़ता है। और असेंबली में वो सबमिट बटन है कर्नल इंटरप्ट इंटी 0 टाइम्स। यही
और बेसिक ऑब्जेक्टिव है शेल स्पॉनिंग शेल कॉर्ड बिन SH एग्जीक्यूट करना। यह अक्सर प्रिविलेजेस की कॉम्प्लिकेशन से टकराता है। सही, अगर वल्नरेबल प्रोसेस अपने इफेक्टिव प्रिविलेजेस ड्रॉप कर देता है, जैसे रूट से रेस्ट्रिक्टेड यूजर तक, तो आपको उन एलिवेटेड प्रिविलेजेस को रिस्टोर करना पड़ता है, और वे प्रिविलेजेस अक्सर सेट्रेसविड सिस्टम कॉल से रिस्टोर किए जा सकते हैं, जो रियल इफेक्टिव और सेव्ड यूजर आईडी को शेल कोड एग्जीक्यूशन की शुरुआत में वापस रूट पर सेट करता है, और इससे स्पॉन शेल को मैक्सिमम एक्सेस मिल जाता है। नेटवर्किंग पेलोड्स के लिए हमें पोर्ट बाइंडिंग और कनेक्ट बैक शेल कोड चाहिए। इसमें DUP सिस्टम कॉल का इस्तेमाल होता है, जो आमतौर पर नंबर 63 है। और याद रखें, सॉकेट्स को फाइल डिस्क्रिप्टर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, वे नेटवर्क एक्सेस के लिए टेम्पररी फाइल्स की तरह। और यहाँ की चतुराई एक्सप्लॉयटेशन की कला है DUP का इस्तेमाल करके सॉकेट के फाइल डिस्क्रिप्टर को डुप्लीकेट करना और उसे स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर फाइल डिस्क्रिप्टर्स 0, 1 और 2 के साथ स्वैप करना। स्पॉन्ड शेल का परिणाम यह है कि शेल टर्मिनल से कमांड्स पढ़ने और स्क्रीन पर आउटपुट लिखने के बजाय अपना इनपुट डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्शन से पढ़ता है और अपना आउटपुट और एरर्स उसी सॉकेट पर वापस लिखता है। बिल्कुल, यह अटैकर को स्पेसिफाइड पोर्ट पर कनेक्ट करने या शेल कोड के कॉल बैक का इंतजार करने की अनुमति देता है, ताकि पूरी तरह इंटरैक्टिव रिमोट सेशन स्थापित हो सके। ठीक है, तो अगर एक्सप्लॉइट एंट्री है तो स्टेल्थ ऑनगोइंग डिफेंस है। छिपने और डिटेक्ट करने का कोई इवोल्यूशनरी साइकिल लगातार दूसरी तरफ द्वारा अनुमान न लगाई गई चीजों के बारे में सोचने से फ्यूल होता है। और इंट्रूजन के सबसे ऑब्वियस साइंस हैं सिस्टम लॉग्स। तो पहले हमें ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को समझना होगा, जिसमें आमतौर पर सिस्टम डेमन्स शामिल होते हैं। डेमन्स बस बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, जैसे वेब सर्वर या SSH सर्वर, जो कंट्रोलिंग टर्मिनल से डिटैच हो जाते हैं। वे अक्सर इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल्स जैसे सिगडम का इस्तेमाल करते हैं, ग्रेसफुल शटडाउन के लिए, और लॉग फाइल्स जैसे वेब डेमन द्वारा रखी जाने वाली। वे कनेक्शन, IPS और रिक्वेस्ट स्ट्रिंग्स रिकॉर्ड करती हैं। सही, और भले ही अटैकर लोकल लॉग फाइल डिलीट कर दे, कॉपीज पहले ही सिक्योर रिमोट सर्वर पर भेजी जा चुकी होती हैं। हमारा लक्ष्य है इंट्रूजन को नॉर्मल ट्रैफिक जैसा दिखाना, जो हमें लॉग एविजन हैक पर लाता है, लॉग्स में ब्लेंड होना। ये एक्सप्लॉइट एक क्रिटिकल सूक्ष्म चूक को टारगेट करता है। नेटवर्क इनपुट रिसीव करने वाली फंक्शन रिसीव लाइन और लॉग में लिखने वाली स्टैंडर्ड स्ट्रिंग फंक्शंस के बीच का अंतर। ओह, तो रेक्सवी लाइन अक्सर RN यानी कैरेज रिटर्न न्यू लाइन को अपना डिलिमिटर इस्तेमाल करती है, लेकिन स्टैंडर्ड स्ट्रिंग फंक्शंस नल बाइट को स्ट्रिंग एंड मार्कर के रूप में इस्तेमाल करती हैं। तो ट्रिक साधारण और ब्रिलियंट है। अटैकर एक्सप्लॉइट पेलोड में एक वैलिड लगने वाली रिक्वेस्ट स्ट्रिंग पहले डाल GET index.html HTTP 1 और उसके तुरंत बाद एक नल बाइट, और लॉगिंग फंक्शन रिक्वेस्ट स्ट्रिंग पढ़ेगा, नल बाइट पर अचानक रुक जाएगा और एंट्री को परफेक्टली नॉर्मल वेब रिक्वेस्ट की तरह लॉग करेगा। लेकिन मेमोरी में पेलोड का बाकी हिस्सा, जिसमें शेल कोड शामिल है, उस नल बाइट के तुरंत बाद है, और जब प्रोग्राम हाईजैक होता है तो एग्जीक्यूट हो जाता है। लॉग एंट्री क्लीन दिखती है, लेकिन मैलिशियस कोड पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका है। चूक है प्रोग्रामर का यह मानना कि लॉगिंग फंक्शन और इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग एंड को एक ही तरह से डिफाइन करते हैं, और इसके मफलाज को एक कदम और आगे ले जाकर हम ट्रू लॉगलेस एक्सप्लॉयटेशन हासिल कर सकते हैं। यह लॉग फाइल डिस्क्रिप्टर वेरिएबल यानी log अंडरस्कोर FD को मेमोरी में एक्टिवली ओवरराइट करने से होता है। चूंकि फाइल डिस्क्रिप्टर बस एक इंटीजर है जो प्रोग्राम को बताता है कि कहाँ लिखना है, हम उसका वैल्यू बदल सकते हैं। तो अगर हम log अंडरस्कोर FD को स्टैंडर्ड आउटपुट या नॉन राइटेबल वैल्यू पर पॉइंट कर दें, तो डेमन द्वारा लॉग फाइल में लिखने की हर बात की कोशिश साइलेंटली फेल हो जाएगी। इंट्रूजन लोकल मशीन या किसी रिमोट लॉग सर्वर पर कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ता, लगभग परफेक्ट इनविजिबिलिटी हासिल कर लेता है।
एक्सप्लॉयटेशन शायद ही कभी साधारण होता है। हम अक्सर मेमोरी रेस्ट्रिक्शन से टकराते हैं, जैसे छोटे बफर साइज या कैरेक्टर फिल्टरिंग जो क्लीन पेलोड इंजेक्ट करने से रोकते हैं। यह हमें पेलोड स्मगलिंग और एनकोडिंग पर लाता है। चूंकि स्टैक एड्रेस पर्यावरणीय फैक्टर्स से थोड़ा शिफ्ट हो सकते हैं, हमें शेल कोड पर एग्जीक्यूशन को रिलायबली लैंड करने का तरीका चाहिए। हम नूप स्लेड इस्तेमाल करते हैं। नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस की सीक्वेंस आमतौर पर बाइट 0 टाइम्स से रिप्रेजेंटेड। आइडिया यह है कि अगर रिटर्न एड्रेस सफलतापूर्वक ओवरराइट होकर नूप स्लेड में कहीं भी पॉइंट करे, तो प्रोग्राम बस हानिरहित रूप से नूप्स एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि वो नीचे स्लाइड करके फाइनल शेल कोड पेलोड में न पहुंच जाए, और इससे यह रिलायबली एग्जीक्यूट हो जाता है, भले ही हमने एग्जैक्ट स्टार्टिंग एड्रेस परफेक्टली कैलकुलेट न किया हो। सही। एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रेस्ट्रिक्शन है बफर रेस्ट्रिक्शंस, खासकर जब वल्नरेबल प्रोग्राम सिर्फ प्रिंटेबल ASCII कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करता है। 0 टाइम्स से 0 टाइम्स के बीच के कैरेक्टर्स जैसे लीडर्स, नंबर्स और बेसिक सिंबल्स, जिसका मतलब है कि आपका शेल कोड बिना नल्स या किसी नॉन प्रिंटेबल कंट्रोल कैरेक्टर्स के कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, जो बेसिक असेंबली ऑपरेशंस के लिए अक्सर जरूरी होते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम पॉलीमॉर्फिक प्रिंटेबल ASCII शेल कोड पर निर्भर करते हैं। चूंकि मशीन कोड को एड्रेस लोड करने या रजिस्टर्स को जीरो करने के लिए स्पेसिफिक अक्सर नॉन प्रिंटेबल बाइट्स चाहिए, हमें ऐसे असेंबली इंस्ट्रक्शंस ढूंढने पड़ते हैं जो डिजायर्ड रिजल्ट हासिल करें, लेकिन सिर्फ प्रिंटेबल ASCII बाइट्स का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए रजिस्टर जैसे EX को जीरो करने के लिए, शायद जीरो एड्रेस लोड करने के लिए नल बाइट पुश करने के बजाय हम एन ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि एन ऑपरेशन का रिजल्ट सिर्फ तब एक होता है जब दोनों इनपुट बिट्स एक हों। अगर हम दो सावधानी से चुने गए प्रिंटेबल 32 बिट इनवर्स वैल्यूज को EX पर बिटवाइज एंड करें, तो रिजल्ट 0 टाइम्स होता है, और इससे अटैकर कोर असेंबली इंस्ट्रक्शंस हासिल कर लेता है, जबकि पूरी तरह प्रिंटेबल ASCII रेंज में रहता है, स्ट्रिक्ट इनपुट फिल्टर्स को पास करते हुए। हाँ, अब हम फोकस डिफेंस साइड पर शिफ्ट करते हैं, सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी, खासकर एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। यह एलिगेंट सॉल्यूशन है जो सिंपल सिमेट्रिक साइफर्स में इनहेरेंट की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। सही। कोर प्रिंसिपल है दो मैथमेटिकली लिंक्ड कीज का इस्तेमाल पब्लिक की एन्क्रिप्शन के लिए जो वाइडली शेयर्ड होती है, और प्राइवेट की डिक्रिप्शन के लिए जो सीक्रेट रखी जाती है। पब्लिक की से एन्क्रिप्टेड मैसेज सिर्फ उसका मैचिंग प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट हो सकता है, और इसके विपरीत। और सबसे पॉपुलर एसिमेट्रिक एल्गोरिदम है RSA। इसकी सिक्योरिटी पूरी तरह बहुत बड़े नंबर्स को फैक्टर करने की डिफिकल्टी पर निर्भर है। प्रोसेस दो बड़े प्राइम नंबर्स P और Q चुनने से शुरू होती है, और उनका प्रोडक्ट N कैलकुलेट करना और N को वापस P और Q में फैक्टर करना कंप्यूटेशनली इनफीजिबल है जब N सैकड़ों डिजिट्स लंबा हो। RSA के पीछे का मैथ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन स्टेप्स लॉजिकल हैं। हम ऑयलर की टोटिएंट फंक्शन कैलकुलेट करते हैं जो N के रिलेटिवली प्राइम नंबर्स की काउंट है, और जब N दो प्राइम्स का प्रोडक्ट है तो वो बस है। फिर पब्लिक एन्क्रिप्शन की E चुनी जाती है। असली मुश्किल हिस्सा है प्राइवेट डिक्रिप्शन की D ढूंढना, और D को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ता है, DE41। ठीक है, आइए इस मैथ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्योंकि यही सिक्योरिटी है। हमें वो एक नंबर D ढूंढना है जो E का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, मॉडल ऑफ F, यानी D वो नंबर है जो E से मल्टीप्लाई करने पर F से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर एक्जैक्टली 1 दे। सही। और ये प्राइवेट की D एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम से एफिशिएंटली ढूंढी जाती है। RSA की सिक्योरिटी इस बात पर निर्भर है कि अगर आपको P और Q पता है तो F और इसलिए D कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन अगर आपको सिर्फ N पता है जो पब्लिक पार्ट है, तो N को वापस P और Q में फैक्टर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, जिससे D कंप्यूटेशनली इनएक्सेसिबल हो जाता है। ये मजबूत मैथमेटिकल फाउंडेशन हालांकि एक पोटेंशियल क्वांटम थ्रेट का सामना करता है, पीटर शॉर का क्वांटम फैक्टरिंग एल्गोरिदम, जो 1997 में डेवलप किया गया। ये थियोराइज्ड है कि RSA को एफिशिएंटली तोड़ सकता है मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन का पीरियड कैलकुलेट करके।
हालांकि ऐसे प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर्स जो ये कर सकें अभी एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये नॉलेज की एक मैथमेटिकल चूक, फास्ट फैक्टरिंग की थियोरेटिकल पोटेंशियल एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है कि करंट सिक्योरिटी कंप्यूटेशन टाइम पर आधारित है, अनकंडीशनल सिक्योरिटी पर नहीं। एन्क्रिप्शन से जो डेटा इन ट्रांजिट को प्रोटेक्ट करता है, हम हैशिंग की तरफ देखते हैं जो पासवर्ड्स 8 रेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। हम यहां पासवर्ड हैशिंग तोड़ने की तकनीकों पर फोकस करेंगे। पासवर्ड हैशिंग वन वे फंक्शन इस्तेमाल करता है। एंटर्ड पासवर्ड को हैशिंग एल्गोरिदम से गुजारा जाता है और रिजल्टिंग फिक्स्ड लेंथ हैश स्टोर किया जाता है, और इससे ऑथेंटिकेशन बिना प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड स्टोर किए संभव हो जाता है। क्रैकिंग के खिलाफ क्रिटिकल मिटिगेशन तकनीक है सॉल्ट का इस्तेमाल। एक छोटा यूनिक स्टोर किया गया सॉल्ट वैल्यू पासवर्ड के साथ हैश करने से पहले कंबाइन किया जाता है। इससे वही पासवर्ड अलग अलग सॉल्ट्स के साथ हजारों अलग वैल्यूज में हैश हो सकता है, और ये प्रीकम्प्यूटेड हैश लुकअप टेबल्स या रेनबो टेबल्स के खिलाफ डायरेक्ट काउंटर मेजर है। अगर सारे पॉसिबल पासवर्ड्स और उनके हैशेस प्रीकम्प्यूटेड होते तो क्रैकिंग इंस्टेंटेनियस होती, लेकिन स्टैंडर्ड डीएस बेस्ड क्रिप्ट फंक्शन में 4096 पॉसिबल सॉल्ट वैल्यूज हैं, जिसका मतलब है कि हर सॉल्ट के लिए अलग लुकअप टेबल बनानी पड़ेगी, और स्टोरेज रिक्वायरमेंट इतना बड़ा है छोटे की स्पेस के लिए भी 4.6 टेराबाइट्स की प्रीकम्प्यूटेड टेबल्स इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं। सॉल्ट अटैकर को 4096 अलग पैरेलल अटैक्स चलाने के लिए मजबूर करता है, तो ब्रूट फोर्स के टाइम रिक्वायरमेंट को कम्बैट करने के लिए बिना उस प्रोहिबिटिव स्टोरेज पर निर्भर हुए रिसर्चर्स ने पासवर्ड प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स डेवलप की। ये एक क्लासिक स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ मेथड है। ये लॉसी कंप्रेशन का फॉर्म इस्तेमाल करता है, तो फुल हैश लुकअप टेबल स्टोर करने के बजाय जो बहुत बड़ी है, ये मेथड स्टोरेज स्पेस को 88% तक कम कर देती है, एक मैट्रिक्स मेंटेन करके जो हैश आउटपुट के पार्ट्स को प्रोबेबल प्लेन टेक्स्ट कैरेक्टर पेयर से मैप करती है। तो जब हैश प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के आधार पर कई हजार पॉसिबल प्लेन टेक्स्ट वैल्यूज जल्दी रिटर्न कर देती हैं, और उन कैंडिडेट्स को फिर असली हैश के खिलाफ जल्दी चेक किया जा सकता है, ओरिजिनल पासवर्ड पर बहुत तेजी से कन्वर्ट करते हुए। एग्जॉस्टिव ब्रूट फोर्स अटैक से कहीं ज्यादा तेज। ये सॉल्टेड हैश में भी बचे रहने वाले स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स का ब्रिलियंट एक्सप्लॉइट है। हमारा फाइनल टॉपिक क्रिप्टोग्राफी का एक वाइडली डिप्लॉयड एप्लीकेशन कवर करता है जो फंडामेंटल डिजाइन चूकों की वजह से फेल हो गया और बहुत जल्दी फेल हो गया। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी यानी वीईपी वायरलेस नेटवर्क्स के लिए। वीईपी आरसी 4 स्ट्रीम साइफर इस्तेमाल करता है। आरसी 4 एक सीड वैल्यू के आधार पर सीडो रैंडम की स्ट्रीम जनरेट करता है, और वीईपी का सीड 24 बिट इनिशियलाइजेशन वेक्टर प्लस सीक्रेट वीईपी की से बना होता है। प्लेन टेक्स्ट मैसेज को इस की स्ट्रीम से एक्सओआर किया जाता है ताकि साइफर टेक्स्ट बने, और क्रूशियल चूक थी 40 का छोटा साइज। 4 स्पेस सिर्फ 224 पॉसिबिलिटीज है, यानी लगभग 16.7 मिलियन यूनिक इनिशियलाइजेशन वेक्टर्स, जो बहुत छोटा है, खासकर बिजी नेटवर्क पर रीयूज रोकने के लिए। सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लॉ है कि स्ट्रीम रीयूज। अगर 2 मैसेजेस एक ही की स्ट्रीम से एनक्रिप्ट होते हैं तो उनके साइफर टेक्स्ट को साथ एक्सओआर करने पर एक P2 मिलता है, और चूंकि नेटवर्क पैकेट्स में नॉलेजेबल प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे हेडर इंफॉर्मेशन, अगर एक प्लेन टेक्स्ट पता हो या अनुमान लगाया जा सके तो दूसरा रिकवर किया जा सकता है। इस प्रेडिक्टेबिलिटी ने 4 बेस्ड डिक्शनरी टेबल्स बनाने की अनुमति दी। सही छोटे 4 स्पेस की वजह से अटैकर समय के साथ काफी नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर करके 4 से इंडेक्स्ड की स्ट्रीम्स की टेबल जनरेट कर सकता है। एक बार टेबल एग्जिस्ट कर ले तो उन कॉमन फूडीएस वाले सारे बाद के पैकेट्स इंस्टेंटली डिक्रिप्ट हो सकते हैं। चूक थी डेटा कलेक्शन की स्पीड को अनुमान न लगाना। वीईपी पर अल्टीमेट अटैक था हाईली स्पेशलाइज्ड स्टैटिस्टिकल मेथड, फ्लोर, मैनहट्टन और शमिल अटैक यानी एफएमएस अटैक, और ये ब्रूट फोर्स एफर्ट नहीं था। ये RC4 के डिजाइन में इनहेरेंट मैथमेटिकल कमजोरियों का एक्सप्लॉइट करता था। एफएमएस अटैक स्पेसिफिक वीक VS का एक्सप्लॉइट करता है। RC4 की स्ट्रीम डिराइव करने के लिए की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इस्तेमाल करता है। एफएमएस रिसर्चर्स ने पाया कि कुछ 4DS
जो A+3 या N या 0 XF फॉर्म में होते हैं, KSA को सीक्रेट की के बारे में जानकारी लीक करने का कारण बनते हैं। चतुराई यह है कि ये अटैक VIP की के बाइट्स को क्रम से इटरेटिवली डिटरमाइन करता है। इन स्पेसिफिक वीक IVS वाले पैकेट्स को कैप्चर करके अटैकर RC4 की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की स्पेसिफिक नॉलेज और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से VEP की के बाइट्स को एक एक करके जल्दी डिटरमाइन कर सकता है, और इससे VEP रियल वर्ल्ड में मिनटों में फंक्शनली यूजलेस हो गया। यह साबित करता है कि चूक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल डिजाइन में ही थी। हमने आज एक इमेंस टेक्निकल लैंडस्केप की यात्रा की है। हमने लो लेवल C प्रोग्रामिंग की लॉजिक से लेकर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मैन्यूवर्स और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के नीचे क्रिप्टोग्राफिक मैथ तक का सफर तय किया है। और इस पूरी यात्रा का सिंथेसिस मुझे लगता है कि हमारे स्टार्टिंग थीसिस को कंफर्म करता है। हैकिंग अपने कोर में एक कला है। यह डीप टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बनी है। कोर टेकअवे बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। वल्नरेबिलिटीज दुनिया के हर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स में एग्जिस्ट करती हैं, जिन पर दुनिया निर्भर है। वे सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी और डेवलपमेंट की तेज रफ्तार का इनएविटेबल रिजल्ट हैं। नए काउंटर मेजर्स, स्टैक गार्ड्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, ज्यादा रोबस्ट प्रोटोकॉल्स, वे लगातार इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वे परफेक्ट नहीं है, कभी परफेक्ट नहीं। हैकर की बुद्धिमत्ता हर नए सिस्टम में छेद और चूकें ढूंढ लेती है, और अगर कानून इस नॉलेज को दबाने की कोशिश करता है तो वो बस उन वल्नरेबिलिटीज को अनडिस्कवर्ड छोड़ देता है, जिससे मैलिशियस एक्टर्स के लिए उन्हें सीक्रेटली एक्सप्लॉइट करने का रिस्क बढ़ जाता है। नॉलेज खुद क्राइम नहीं है, नॉलेज सिक्योरिटी के लिए जरूरी फाउंडेशन है। बिल्कुल सही। टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती और बढ़ती रहती है, तो हमेशा नए हैक्स, एम्बिग्यूइटीज, प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशंस, प्रोग्रामर चूकें और अनएक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशंस होंगे। आपका मिशन इस डीप डाइव को एब्जॉर्ब करने के बाद इस नॉलेज को एक्सपेंड करना है। लगातार ये समझते रहना कि चीजें कैसे काम करती हैं, पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना, और सबसे महत्वपूर्ण, डेवलपर्स द्वारा न सोची गई चीजों के बारे में सोचना। एक्सप्लॉयटेशन की कला डिस्कवरी की अनंत खोज है, और वह खोज जिज्ञासा से शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।